डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, लेकिन ये लेंगे हम सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इसे हम दूसरा नाम कहते हैं वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये याद रखना। अब ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इसे हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईआर क्या है। देखो, आईआर जो है ना, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये याद रखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास में कॉस्मिक रेज आता है, गामा रेज आते हैं, इस तरह से एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट या विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव एक्स्ट्रा। सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है कॉस्मिक की, फिर गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर अल्ट्रावायलेट की, फिर विजिबल, फिर आईआर, फिर माइक्रोवेव। तो इसका मतलब यह हुआ कि विजिबल रेडिएशंस जो है इनकी एनर्जी आईआर से ज्यादा रहता है। समझ में आना? और हमें मालूम है अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेडिएशंस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में चला जाता है। समझ में आया? तो आईआर से क्या होता है? आईआर से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ये याद रखना। इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होता। फिर क्या होता है इससे? इससे मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन के साथ साथ में रोटेशंस भी होते हैं, यानी इसमें वाइब्रेशनल चेंजेस और रोटेशनल चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल में। अगर हम कोई भी सब्सटेंस देखेंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे, तो वो एक्चुअली रेस्ट में नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते रहता है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर इंफ्रारेड रेडिएशंस डालेंगे तो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब करता है और ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। पहले स्लो वाइब्रेशन होती, अब ज्यादा वाइब्रेशन होती, यानी अब स्ट्रेचिंग ज्यादा होती, अब बेंडिंग ज्यादा होती। समझ में आया ना? और वाइब्रेशंस के साथ साथ में वहां पे कुछ रोटेशंस भी होते हैं, ये मैं बाद में आपको समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अब इसके बाद माइक्रोवेव आपको मालूम है, ठीक है, ये छोड़ दो अभी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वाइब्रेशंस होती क्या है, वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाइब्रेशन का मतलब होता है चेंज इन बॉन्ड लेंथ और चेंज इन बॉन्ड एंगल। सपोज हमारे पास में मॉलिक्यूल, ये मैं मिटा दूंगा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक तरफ ए है, दूसरी तरफ बी है। अगर इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है, ये इसको मैं बोलूंगा ये वाइब्रेट हो रहा है। अब अगर इसमें ये बॉन्ड एंगल, ये जो दो बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है ना, ये अगर चेंज हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा ये भी वाइब्रेशन हो रहा है। अब बॉन्ड लेंथ चेंज होने वाली वाइब्रेशन को बोलते हैं हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। और जब बॉन्ड एंगल चेंज होता है उसको बोलते हैं हम बेंडिंग वाइब्रेशन। तो हमारे पास में दो तरह की वाइब्रेशंस होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बेंडिंग वाइब्रेशन, जो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको समझते जाएंगे ये होता क्या है। यहां तक तो क्लियर होता हुआ। अब ये पता चला कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जब किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती हैं तो उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस आते हैं। क्लियर? यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो रेंज है वो क्या है? आईआर रेंज, यानी इनकी एनर्जी के बारे में हम पता करेंगे। इनकी एनर्जी कैसी है, कितनी एनर्जी रहती। ठीक है, अगर हमें एनर्जी निकालनी हो रेडिएशंस की तो हम कैसे निकालते हैं? हमें मालूम है कि एक फोटोन की, यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी है वो हम ऐसे दिखाते हैं, E = h²। क्लियर? E इज एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो है म्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। सो मैं ये कहूंगा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमें किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पता चल गई तो हमें उसकी एनर्जी पता चल जाएगी। और हमें यह भी मालूम है कि फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर रहता है C/λ, या मैं बोलूंगा ऐसे
इक्वल टू सी इंटू 1/λ, ठीक। और 1/λ जो है वो बराबर था म्यू बार की। क्लियर? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं फिर, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा मीन्स वेव लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है। यानी अगर हमें किसी रेडिएशन की एनर्जी निकालनी हो, या तो हम फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकाल सकते हैं, या फिर वेव लेंथ की टर्म्स में, या फिर वेव नंबर की टर्म्स में। समझ में आया? अब जनरली जो IR की जो एनर्जी है, IR रेडिएशन की एनर्जी, वो निकाली जाती है या तो वेव लेंथ की टर्म्स में या फिर वेव नंबर की टर्म्स में। क्लियर? अब हम यहां पे देख ही रहे हैं कि वेव नंबर जो है यानी म्यू बार, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ यानी लैम्डा, है ना। इनवर्सली क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू, ये डायरेक्टली इट इज इक्वल टू। इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेडिएशन का वेव नंबर ज्यादा होगा, यानी वेव नंबर यहां दाएं साइड में देखो, वेव नंबर ज्यादा होगा, उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, लेकिन उसकी वेव लेंथ कम होगी। या मैं ऐसे बता सकता हूं, जिस रेडिएशन की वेव लेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम, उसकी फ्रीक्वेंसी कम, उसका वेव नंबर कम। क्लियर? तो यहां तक तो ठीक है। अब मैं आपको इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो रेंज है वो बताऊंगा। देखो, पहले लेंगे हम लैम्डा की शक्ल में IR रेंज। पहले लेंगे लैम्डा। अगर हम लैम्डा के हिसाब से देखेंगे, यानी वेव लेंथ के हिसाब से देखेंगे, तो जो IR रेडिएशंस रहती हैं उनकी वेव लेंथ 0.8 से लेके 200 माइक्रोन तक रहती। 200 माइक्रोन इनकी जो वेव लेंथ है ये इतनी रहती है। क्लियर? इतनी रेंज। अब अगर मैं ये होगा वेव लेंथ की टर्म्स में। अब अगर मैं यही वेव नंबर की टर्म्स में लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी जो रेंज है, ठीक है, कौन सा रेंज, वेव नंबर रेंज, वो है फ्रॉम 12,500 टू 50 सेंटीमीटर, यानी इतने सेंटीमीटर से लेके इतने सेंटीमीटर। क्लियर? ये मैं पर सेंटीमीटर लूंगा क्योंकि इसका वेव नंबर का जो यूनिट है वो है पर सेंटीमीटर, ये भी पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये वेव लेंथ का उल्टा, यहां पे भी लेंथ का उल्टा, इनवर्स। राइट? समझ में आया ना? तो यहां पे देखो, यहां पे वेव लेंथ कम है लेकिन वेव नंबर ज्यादा है, यहां पे वेव नंबर ज्यादा है लेकिन वेव लेंथ कम है। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि IR का जो वेव नंबर है, जनरली हम वेव नंबर में ही लेते हैं, वो कितना है, तो आप बोलेंगे 50 सेंटीमीटर से लेके 12,500 सेंटीमीटर तक, या 0.8 माइक्रोन से लेके 200 माइक्रोन वेवलेंथ तक, इनकी रेंज। ठीक है? लेकिन क्या हम ये पूरी की पूरी रेंज यूज करते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यानी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में? क्या हम पूरा ही यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर क्या करते हैं? मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं फिलहाल। फिर क्या करते हैं? देखो, इसमें हमारे पास में 3 रीजन्स रहते हैं, 3 रीजन्स, यानी ये जो रेंज है ना, इसके हम 3 पार्ट्स करेंगे। ये पार्ट्स में दिखाऊंगा। अब ये 3 रीजन्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं लिखूंगा नियर IR, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नियर IR, यानी IR की 3 पार्ट्स कर रहा हूं मैं। एक है नियर IR। नियर IR का अगर मैं वेव लेंथ देखूं, वो आता है 0.8 टू 2.5 माइक्रोन। ठीक है? ये इसका वेव लेंथ है। क्या है इसका? वेव लेंथ। लेकिन हम वेव नंबर की फॉर्म में भी लेंगे। ठीक है? वेव नंबर जो रहेगा, इसका वेव नंबर वो रहेगा 12,000, क्योंकि है ना 12,500 पर सेंटीमीटर से लेके 4,000 पर सेंटीमीटर तक। ये इसकी रेंज है। किसकी? ये है नियर IR की रेंज। ये याद रख। ये होगा पहला पार्ट इसका। अब दूसरा जो हिस्सा आता है इसका, वो यहां से शुरू होता है। कहां से?
वो लूंगा मैं, इसको कहते हैं मिड IR, ये नियर है, ये मिड IR है, यानी मिड इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये शुरू होंगी 2.5 माइक्रॉन से, है ना, 2.5 माइक्रॉन से लेके 15 माइक्रॉन तक, ये याद रखना। अब अगर मैं वेव नंबर, ये हो गया वेव लेंथ, अब अगर वेव नंबर फॉर्म में लूंगा तो मैं लूंगा यहां से 4000 से लेके, इससे 4000 पर सेंटीमीटर से लेके, यानी 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके मैं लूंगा ये 667 पर सेंटीमीटर तक, या आप 650 तक भी ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता 667, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे, इतनी रेंज है किसकी, मिड IR की। अब रहता है तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, उसको हम कहते हैं फार IR। क्या कहते हैं, फार IR। अब फार IR क्या है, फार IR इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है। देखो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे कम, यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, यानी सबसे कम एनर्जी वाला पार्ट या ये है, दरमियान एनर्जी वाला पार्ट ये है, और ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पार्ट ये है, ये दरमियान एनर्जी वाला पार्ट, और ये है सबसे कम एनर्जी वाला पार्ट। क्यों, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ है वो रहती है 15 माइक्रॉन से लेके 200 माइक्रॉन तक, यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहती है इन तीनों में से। और वेव नंबर कितना रहेगा, वेव नंबर वो रहेगा 667 से लेके 50 पर सेंटीमीटर तक। और इसमें फार IR में प्योर रोटेशंस होते हैं, सिर्फ रोटेशंस, प्योर रोटेशंस, ठीक। जबकि ये जी जो है ना, इसमें ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ये वाला पार्ट, ठीक, ये वाला पार्ट, यानी मिड IR। मिड IR के भी दो पार्ट्स किए जाते हैं, दो रीजन्स हैं। मैं बताऊंगा कौन कौन सा रीजन। देखो एक रीजन है यहां से 1500 पर सेंटीमीटर से लेके 667 पर सेंटीमीटर तक, ये एक आता है, एक पार्ट, यानी एक हिस्सा इसका ये आता है। दूसरा आता है 4000 से लेके, क्योंकि 4000 से ना, 4000 पर सेंटीमीटर से लेके 1500 पर सेंटीमीटर तक, आप 14 भी ले सकते हैं इसमें, 1400 तक भी ले सकते हैं। अब देखो ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है, ये है असली रीजन जिसपे सबसे ज्यादा नजर रहती है हमारी, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन। उसके बाद में ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, फंक्शनल ग्रुप रीजन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होती है। क्या होती है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। जबकि फिंगरप्रिंट रीजन में बेंडिंग वाइब्रेशंस होती है, बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो ये है IR का, IR जो रीजन है या IR रेंज जो है ये है वो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, इसी लेक्चर में देखेंगे। और हम देखते हैं कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स है क्या, ठीक है। अब देखो हमने यहां तक तो पढ़ा, अब हम देखेंगे ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या इसका कुछ मतलब है क्या, हम ये क्यों पढ़ते हैं, हम ये वाइब्रेशंस वगैरह क्यों देखना चाहते हैं। एक्चुअली IR एक एनालिटिकल टेक्निक है, ये हमको मालूम है ना, एनालिटिकल टेक्निक, और ये सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्निक है, इतना भी याद रख लेना। अब इस टेक्निक से हम क्या करते हैं ना, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस देखो इसकी एप्लीकेशंस क्या है। मेन जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम किसी मॉलिक्यूल में उसका फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं लिखूंगा इसकी जो मेन एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन वो ये है कि फंक्शनल
ग्रुप डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन या डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप का नेचर क्या है वो हम डिटेक्ट करते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये मॉलिक्यूल किस तरह का है, कि ये मॉलिक्यूल अल्कोहल है, यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप OH है, इसमें COOH है, इसमें अमाइन है NH2 है, इसमें अमाइड है, ठीक है, या इसमें NO2 है, या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। यानी इस मॉलिक्यूल में किस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है वो हम देखते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। लेकिन इसमें लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस है? लिमिटेशंस इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ कहाँ यूज होती है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो उस रेंज की IR रेडिएशन हमारे पास में होनी चाहिए जिस रेंज में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी मैं बोलूंगा प्रॉपर लैम्डा, यानी प्रॉपर वेवलेंथ और प्रॉपर वेव नंबर की रेडिएशन हमारे पास होनी चाहिए। ये हो गई एक बात। दूसरी बात, इसमें मॉलिक्यूल में या तो परमानेंट और इंड्यूस डायपोल होना चाहिए। इंड्यूस डायपोल, समझ में आया ना? इंड्यूस डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। क्लियर? यानी या तो परमानेंट डायपोल होना चाहिए उसमें, या तो फिर इंड्यूस डायपोल होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, ये HCl में परमानेंट डायपोल है, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव। ठीक इस तरह से HCl में है। इस तरह से हमारे पास में CH3OH, इसमें परमानेंट डायपोल है, हेटेरोएटॉमिक है, ये परमानेंट डायपोल है इसमें। समझ में आया? इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेटेरोएटॉमिक, इसमें परमानेंट डायपोल है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, राइट। अब कुछ चीजें जिनमें परमानेंट डायपोल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में H2 है, हमारे पास में Cl2 है, हमारे पास में Br2 है, हमारे पास में O2 है, हमारे पास में N2 है, होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल जिनको आप कहते हैं। तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है एटम्स के दरमियान। तो मैं इनको बोलूंगा कि ये वाले जो है ये पोलर नहीं है, इनमें डायपोल नहीं है, ना ही डायपोल इनमें इंड्यूस होता है, यानी ना ही इनमें डायपोल बनता है। तो इनको बोलूंगा मैं दीज आर IR इनएक्टिव, एक्टिव, ठीक, इसको बोलूंगा मैं IR एक्टिव। समझ में आया ना? अब देखो मैं आपको कुछ और भी सब्सटेंसेस दिखाऊंगा जो एज सच जिनमें डायपोल नहीं है, लेकिन IR के दौरान या मैं बोलूंगा वाइब्रेशन के दौरान उनमें डायपोल बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अगर हम एज सच देखेंगे, इसमें डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा नेगेटिव। इसमें एक डायपोल इधर बनता है, एक डायपोल इधर बनता है, दोनों डायपोल बराबर बराबर है क्योंकि CO डायपोल है, CO डायपोल है। तो इसका डायपोल मूवमेंट कितना होगा? 0 होगा। मैं बोलूंगा ये IR इनएक्टिव है, यानी इसको हम IR से डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये होगी एक बात। अब देखो, अगर इसने स्ट्रेचिंग की, स्ट्रेचिंग किस तरह? इस तरह की, C डबल बॉन्ड O, यानी जितना यहां से यहां स्ट्रेच होता है उतना यहां से यहां स्ट्रेच होता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो दोनों डायपोल फिर भी बराबर हो रहे हैं ना। इसको मैं बोलूंगा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या बोलूंगा? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, यानी दोनों तरफ ये बराबर बराबर चेंज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। तो डायपोल भी दोनों तरफ बराबर बराबर चेंज होगा। अगर दोनों तरफ बराबर चेंज हो गई डायपोल मोमेंट में, तो मैं बोलूंगा कि यहां का डायपोल यहां के डायपोल को कैंसिल करेगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में है। तो म्यू इक्वल टू 0, इट इज IR इनएक्टिव, है ना, ये भी IR इनएक्टिव। अब देखो,
अब मैं अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड का एक और वाइब्रेशन आपको दिखाऊं, एक तरफ ये स्ट्रेच हो रहा है, दूसरी तरफ ये कंप्रेस हो रहा है, यानी यहां का बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यहां का बॉन्ड लेंथ कम, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। मैं बोलूंगा यहां का डायपोल ज्यादा है, डायपोल मोमेंट ज्यादा है, यहां का डायपोल मोमेंट कम है। तो एक तरफ डायपोल मोमेंट ज्यादा तो दूसरी तरफ डायपोल मोमेंट कम। तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्या? नहीं, इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, क्योंकि एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम, इसलिए पूरे का पूरा कैंसिल नहीं होगा। इसमें थोड़ा बहुत डायपोल मोमेंट बचेगा, इसलिए ये आईआर एक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? आईआर एक्टिव। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब और एक बात दिखाऊंगा मैं इसी मॉलिक्यूल में। सपोज ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब अगर ये बेंड हो गया, यानी यहां से बेंड हो गया, तो ये इस तरह बेंड हो जाएगा, है ना। ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। क्लियर? अब देखो यहां पे इसका नेगेटिव पोल इस डायरेक्शन में, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी। क्या ये दोनों अपोजिट साइड में एक दूसरे के? नहीं, इन दोनों का डायरेक्शन सेम ही है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नेट डायपोल ये बनेगा, ये होगा नेट डायपोल। तो इसका मतलब इसमें डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, सो इट इज आईआर एक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है, उसमें कुछ वाइब्रेशंस आईआर एक्टिव और कुछ वाइब्रेशंस आईआर इनएक्टिव हो जाती है। क्लियर? यहां तक तो समझ में आया। अब मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाऊंगा। सपोज मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है, ये सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे H, यहां पे H। दूसरा मॉलिक्यूल इसी का भाई, इसका ट्रांस आइसोमर लूंगा मैं, ये Cl Cl H H। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक सिस है तो दूसरा ट्रांस। इसका जो डायपोल मोमेंट होगा, एक होगा ये बॉन्ड मोमेंट इसका, ये इस बॉन्ड का ये बॉन्ड मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा? दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, नेट डायपोल मोमेंट होगा ये। तो मैं बोलूंगा इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है ना। अब अगर मैं इसका डायपोल मोमेंट निकालूं, इसका ये बॉन्ड मोमेंट इधर और ये बॉन्ड मोमेंट बिल्कुल इसके अपोजिट, है ना, CCl CCl, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, यहां पे भी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका जो बॉन्ड मोमेंट, इसका बॉन्ड मोमेंट इसके बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल करेगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। मैं बोलूंगा दिस मॉलिक्यूल इज आईआर इनएक्टिव, दिस वन इज आईआर एक्टिव। एक आईआर एक्टिव है तो दूसरा आईआर इनएक्टिव। एक ही मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल फार्मूला बट डिफरेंट जियोमेट्री, राइट? समझ में है ना? तो इस तरह ये आईआर काम करता है, ठीक। तो आईआर के लिए जरूरी क्या है? अब डायपोल मोमेंट होना, या तो परमानेंट डायपोल होना या फिर इंड्यूस्ड डायपोल होना। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं क्या सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप आईआर एक्टिव है कि नहीं है, आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, इसमें परमानेंट डायपोल ऑलरेडी है, सो इट इज आईआर एक्टिव। समझ में आया? अब ये थी सिर्फ इंट्रोडक्शन, सिर्फ समझाने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थ्योरी और सिलेक्शन रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो आज इतना ही।